2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। हम लोग 140 से 160 सीट जीतने जा रहे हैं। मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लाने दीजिए ना, कल भर मजे में। हम तो 15 में देख चुके हैं, उन लोगों ने पटाखे फोड़ दिए थे, बाकी सारे पटाखे फिर हमारे यहाँ भिजवा दिए। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को एक तरफा जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार का बादशाह कौन होगा, ये चंद घंटों में साफ हो जाएगी इसकी तस्वीर भी। बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश मोदी का मैजिक फिर से चलेगा? कुछ घंटों के बाद इस सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आए जिसमें एनडीए सरकार की वापसी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। करीब हर एग्जिट पोल यही कह रहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने वाली है। हालांकि महागठबंधन के नेता एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहे हैं। महागठबंधन के कुछ नेता तो एग्जिट पोल को बाकायदा साजिश भी करार दे रहे। एग्जिट पोल को बेईमानी की भूमिका तैयार करने वाला बताया गया। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी ने दावा किया कि 14 नवंबर की दोपहर तक एग्जिट पोल एग्जिट हो जाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब इन तमाम दावों के बीच में सवाल यह है कि क्या बिहार में एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित होंगे या फिर नतीजे इसके उलट होंगे? बिहार में एनडीए की सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव की तस्वीर होगी? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट आपको दिखाएं। बिहार का बिग बॉस कौन होगा? किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा? कौन बिहार के दिल पर राज करेगा? इस सवाल का जवाब 14 नवंबर को मिलेगा। लेकिन बिहार में चुनावी नतीजों से पहले जेडीयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर लगे जिसमें लिखा गया, टाइगर अभी जिंदा है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर तब लगे जब ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के अनुमान जताए गए। सभी एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों को देखें तो एनडीए को 138 से 155 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन के खाते में 82 से लेकर 98 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अन्य को 3 से लेकर 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इसमें जेडीयू नेताओं की हसरतें अभी से हिलोरे मारने लगी हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजे आएंगे यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता की मनोदशा साफ है। कि मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल तो अपने आप में एक सर्वेक्षण होता ही है, लेकिन हम लोग का जो अपना अनुमान है कि एग्जैक्ट पोल इससे और बेहतर आएगा और पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को एक तरफा जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कल सारे एग्जिट पोल का एग्जिट हो जाएगा। ये एग्जिट पोल जो भी दिखाए जा रहे हैं पहले भी गलत साबित हुए थे, गलत साबित हुए हैं और कल भी गलत साबित होंगे। बिहार में नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान पर घमासान छिड़ गया। महागठबंधन ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया। हालांकि अब की बार का मतदान कई मायनों में खास रहा। बिहार के लोगों ने लोकतंत्र में गहरी आस्था दिखाई। पहले चरण की 121 सीटों पर 65.05% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की 122 सीटों पर रिकॉर्ड 69.12% वोटिंग हुई। खासतौर पर महिलाओं ने रिकॉर्ड 71% मतदान कर इतिहास बना दिया और बिहार का चुनावी इतिहास रहा है कि जिसे महिला वोटर का साथ मिलता है, जीत का सेहरा उधर ही बनता है। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने महिलाओं को साधने के लिए हर दांव चला। तेजस्वी ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए महीना देने का वादा किया था, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे। इसके अलावा दोनों ओर से महिलाओं के लिए कई वादे भी किए गए थे, लेकिन बिहार की महिला वोटर ने किसके वादे पर भरोसा किया है, किसके वादों पर वोट की चोट की, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों का दावा है कि महिला वोटरों ने उनके पक्ष में मतदान किया है। चुनाव में हर वर्ग का साथ मिला है।
बिहार के जनता और मतदाता ने एनडीए को मैंडेट और जिस तरह का माहौल है, एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। सभी चैनलों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही जाकर के है। उनका भी आधार है, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया है। सर्वे के आधार पर जो बातें छन कर सामने आई है उन बातों को रख रहे हैं। हम लोग 140 से 160 सीट जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इस राज्य में नई सरकार बनने जा रही है। इन दावों के बीच निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। जब 14 नवंबर को साफ होगा कि बिहार की सत्ता किसे मिल रही है, एनडीए की सरकार रिपीट होगी या बिहार में बदलाव की बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो एग्जिट पोल पर महासंग्राम मचा हुआ है। कुछ चंद ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि महागठबंधन के समर्थन में है, उनको तो वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी को वो खारिज कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप में मीडिया भी अछूता नहीं रह गया, मीडिया पर भी जमकर प्रहार हुआ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अमिताभ भूषण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। अनीता चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत अनीता आपका। प्रवीण सिंह हैं, एडिटर हैं मेट्राइज के, जिन्होंने एग्जिट पोल किया और इनका अपना एक आकलन है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आधार क्या था, सर्वे के लिए उन्होंने कितना सैंपल लिया और फिर उस सैंपल के आधार पर जो वो आकलन कर रहे वो वाकई कितना सटीक है या उसके नजदीक है। संजय वर्मा भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और अमनप्रीत कौर हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, बहुत स्वागत है अमनप्रीत आपका भी। सबसे पहले प्रवीण, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई। मेट्राइज ने जो आंकड़ा दिया है, बहुत सारे और भी एग्जिट पोल हैं, उन सबका अगर हम पोल ऑन पोल देखें तो ऑन एन एवरेज एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन सैंपल साइज को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हैं, आप लोगों को भी जवाब देना होगा। लेकिन मोटा मोटा पहला कमेंट आप करिए कि क्या आप लोगों का सर्वे का आधार रहा, कब से शुरू किया, कहां तक पहुंचे, और अब जब एनडीए की सरकार आपका कहना है कि आती दिख रही है, तो उसके पीछे के मेजर पॉइंट क्या है? एग्जिट पोल किया है, उसका सैंपल साइज लगभग 66,000 है। इसमें ग्राउंड पे भी जाके हम करते हैं, कैटी के थ्रू भी करते हैं, और उसके बाद इसको खंगाल के तब हम अपना डाटा रिलीज करते हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, एग्जिट पोल मतलब सिर्फ उसी दिन का डाटा नहीं रहता है, इसमें हम लोग ओपिनियन पोल भी करते रहते हैं, उसका रुझान भी देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर तब जाके हम एक निष्कर्ष पे निकल आते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट आ सकती है और कितना वोट परसेंट इनको मिल सकता है। उसके बाद ही हम इस पे अपना एग्जिट पोल देते हैं, सीटों का आकलन देते हैं, वोट परसेंटेज देते हैं, प्लस कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके बारे में सारी जानकारियां देते हैं। तो हम फील्ड पे भी जाते हैं और कैटी के थ्रू भी हम ये सर्वे करते हैं, सबको मिला के तब जाके हम ये निष्कर्ष पे आते हैं। प्रवीण, आपने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ एग्जिट पोल नहीं किया है, बल्कि ग्राउंड पर भी गए हैं, विश्लेषण भी किया है, बहुत सारे ओपिनियंस को भी आप लोगों ने उसका आधार बनाया होगा। अब जब चुनाव के 1-2 महीने पहले से लेकर चुनाव तक की हम बात करें तो बहुत कुछ परिवर्तित हुआ। एक समय ऐसा भी था कि हाँ, कहा जा रहा था कि महागठबंधन कट टू कट फाइट में है या फिर एज में है। फिर उसके बाद चुनाव नजदीक आते आते बयानों के आधार पर, बातों के आधार पर, अपने वादों के आधार पर, बहुत सारे आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में कितना बदलता हुआ आपको दिखा चुनाव? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए ना, तो उसमें 1-2-3 चीज फर्क बहुत साफ दिखने लगा। जहां एक तरफ एनडीए एकजुट दिखता था, वहीं महागठबंधन बिखरता हुआ दिखने लगा। शुरू में महागठबंधन लग रहा था कि बहुत फाइट करेगी और लग रहा था कि एनडीए के लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आने लगा, अमित शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि जो उनके बिखरे लोग थे, आप देख लीजिएगा 2020 में आरएलएम अलग थी, प्लस आप चिराग पासवान अलग थे, उनको सबको जितनी भी विवाद था सबको समेट कर उन्होंने एनडीए को एक किया। और दूसरी तरफ जो लग रहा था कि महागठबंधन एक है, राहुल की रैली हो, उसके बाद तेजस्वी का उसमें जाना, सब कुछ मिलकर लग रहा था कि इस बार महागठबंधन एक होकर मजबूत होकर लड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, महागठबंधन बिखरता चला गया और अंततः आप देखिएगा कि
जो तेजस्वी हैं अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए मतलब अकेले ही उनके कंधे पे सारा भार महागठबंधन का रह गया। न राहुल उनको बहुत मदद कर पाए, न और कोई पार्टी। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि अमित शाह अलग रणनीति था, नीतीश की रणनीति अलग थी, उसमें प्रधानमंत्री भी थे। मतलब एक तरफ पूरी टीम थी, दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी बच गए थे। एक तरफ पूरी टीम थी, दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी थे। आपका आंकड़ा ठीक है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि एग्जैक्ट आपका आंकड़ा आप बता दीजिए, उसके बाद मैं अमनप्रीत से इस आंकड़े के ऊपर सवाल लूंगा। क्या है आप लोगों का आंकड़ा? देखिए, एनडीए के लिए है 147 से 167 और महागठबंधन के लिए है 70 से 90 और जन स्वराज पार्टी के लिए है 0 से 2। जन स्वराज वालों के लिए आप लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं प्रवीण भाई, आपने भी अन्याय किया है, बाकी लोगों ने भी किया है। जो कह रहे थे हम किंग मेकर बनेंगे, उनका खाता ही नहीं खुलवा रहे हैं आप लोग, या कह रहे हैं कि 0 से 5, 0 से 3। बहरहाल अमनप्रीत जी, आप प्रवीण जी की बात से सहमत है? वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले से लेकर चुनाव तक ले हमने बहुत सारी चीजों को देखा, समझा और उसके आधार पर एक सैंपल साइज हमारा है। हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत कम है, लेकिन उनका कहना है कि उसमें सैंपल साइज के साथ साथ ओपिनियंस भी हैं। उन आंकड़ों के आधार पर इनका एक फिगर है। ये कह रहे हैं कि 147 से 67 एनडीए को ये दे रहे हैं। सहमत हो पा रही हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं आंकड़ा बदल सकता है, बदलेगा, और बदलेगा तो क्या यही आंकड़ा महागठबंधन में चला जाएगा, ऐसा आपका मानना है? देखिए प्रवीण जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि तेजस्वी अकेले थे और उनके साथ एनडीए के बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ उनकी टक्कर थी। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि तेजस्वी जीतते हैं हारते हैं वो बात की बात है, पर उन्होंने लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है और मुझे लगता है युद्ध में भी लड़ाई अच्छे से लड़ना बहुत मायना रखता है। आप ये देखिए कि तेजस्वी का मुकाबला ना सिर्फ एनडीए के साथ था, ना सिर्फ जन स्वराज के साथ था, ना सिर्फ अपने भाई के साथ था, बल्कि 30,000 करोड़ के उस पैकेज के साथ भी था जो पैकेज एनडीए ने ड्यूरिंग इलेक्शन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार जमा करके किया। और मुझे लगता है ये एक किस्म की घूस थी जो महिलाओं को दी गई, क्योंकि मतलब इतने साल हो गए, 20 साल से नीतीश वहां पे तकरीबन बिहार में राज कर रहे हैं, 11 साल से सेंटर में भाजपा सरकार बनी हुई है, और उसके बावजूद इनको पैसे बांटने में इतनी देरी क्यों होगी? अगर ये महिलाओं की मदद करना चाहते थे तो कुछ पहले क्यों नहीं पैसे दे दिए? उसी हिसाब से ये बिल्कुल जब आचार संहिता चली थी, इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई स्टेप उठाया इसको लेके। तो ये चीज तो उनके साथ हुई है कि महिलाओं को एक किस्म का एक प्रलोभन दिया गया, एक लॉलीपॉप दिया गया। तो नहीं, तो ये काम आया नहीं आया, क्योंकि ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। अमन जी, अगर हम कहें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखें, साउथ से लेकर नॉर्थ तक हम आए तो कई बार ऐसी चीजें हुई हैं चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान ही बड़े बड़े वादे किए, जिनको हम वादे और घोषणाओं में शामिल कर लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कितना आता है? अगर पार्टियां करती हैं, चुनाव आयोग उस पर आपत्ति करता है, नहीं करता है, रोक लगाता है, नहीं लगाता, उन सबके बीच में अब तो चुनाव हो चुका है। उसी आधार पर ये क्या आंकड़ों में तब्दील हो जाएगा? आपको लगता है फेवर में जाएगा एनडीए कि नहीं जा रहा है? देखिए एनडीए का जो एग्जिट पोल में जितनी सीटें दिखा रहे हैं इतनी सीटें नहीं आ सकती, क्योंकि अगर महिलाओं को जो 10,000 देने की बात है तो उससे एनडीए को फायदा कम और नीतीश कुमार को ज्यादा हुआ है। और अगर अभी हम बात करें कि जैसे ये बात कर रहे थे कि महागठबंधन जो है उसमें दूरियां नजर आएंगी, तो दूरियां तो असल में लास्ट मोमेंट पे एनडीए में आई हैं, वो नीतीश कुमार और भाजपा में आई है, क्योंकि भाजपा वाले ना तो अमित शाह जी ना मोदी जी किसी भी रैली में ये घोषणा नहीं कर रहे थे कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे जब हम अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने अब उसके बावजूद अगर आप ही कह रही हैं कि नीतीश को फायदा हुआ है, जदयू को फायदा हुआ है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एनडीए को ही फायदा है, या फिर एनडीए में भी नीतीश को अगर फायदा है तो ये किस आधार पर होगा? क्योंकि बहुत सारे आरोप व्यक्तिगत तौर पर उन पर लग रहे थे। अमन जी, आप लोगों ने चुनावी दौर में देखा होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बहुत सारे जेस्चर को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी सवाल उठे। उसके बावजूद अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या, मैं आपसे भी समझूंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा अनीता जी आप एक काउंटर करें। अमन जी का कहना है कि लड़ाई तो महागठबंधन में एक ही नेता लड़ रहा था, चलिए मान लिया, उसके बाद भी सारे एग्जिट पोल क्यों जा रहे हैं एनडीए की तरफ? अनीता जी, और शायद किसी मेहमान के पास ऑडियो इस वक्त अप है, आप उसको बंद कर लें प्लीज। अनीता जी, चलिए शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही। अमिताभ जी आप सुन पा रहे हैं? अमिताभ भूषण साहब,
मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अमिताभ जी, जो बात अमनप्रीत जी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो मान रही है प्रवीण जी के इस एग्जिट पोल में जो उन्होंने आकलन किया, उन आंकड़ों को तो नहीं मान रही हैं, जो उसके अलावा वो बातें कह रहे थे कि महागठबंधन में एक ही नेता लड़ रहा था और उसी के आधार पर महागठबंधन की शायद बड़ी जीत हो सकती है, जो उनका दावा है। लेकिन इन सबके बीच में सारे एग्जिट पोल को एक तरफ माना जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप से हम भी अछूते नहीं है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन का जो फिगर है वो एनडीए की तरफ दिखाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, मेरा ये मानना है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के नतीजों पर शक और शुबा की गुंजाइश हमेशा रही है, इस वक्त भी है। लेकिन एग्जिट पोल आमतौर पर वो दिशा जरूर बताते हैं कि होने क्या है, होने क्या जा रहा है, होने की दिशा कैसी है। हाँ, ये अलग है कि अंकों को लेकर हम बात कर सकते हैं कि संख्या 150 होगी, 70 होगी, 150 होगी, 120 रह जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि बढ़त एनडीए की दिखाई दे रही है। बिहार के संदर्भ में जो मेरा भी अनुमान है कि बढ़त एनडीए की है वहां, और ये बात भी सही है कि एक तरफा चुनाव नहीं रहा है ये। ऐसा भी नहीं है कि एनडीए की बढ़त है और महागठबंधन बिल्कुल सिमट जा रहा है 70, 80, 65, 50 पर, ऐसा भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव बिल्कुल सीट वार चुनाव रहा है, एक एक सीट पर लड़ाई हुई है, और ऐसे में दोनों ही गठबंधनों के भीतर मेरा जो अपना नंबर है, मुझे लगता है कि एनडीए 125 प्लस माइनस 10 घट के 115 पर आ सकती है, बढ़ के 135 तक जा सकती है। उसी तरीके से बिल्कुल कटुकट है, मेरा अपना ये अनुमान है। और महागठबंधन को लेकर मेरा अनुमान है 110 प्लस माइनस 10, 100 तक भी रह सकते हैं, 120 भी जा सकते हैं। तो इस तरीके के चुनाव में और दूसरी बात जो अभी एक निकल के आई कि तेजस्वी यादव अकेले बहुत सबसे लड़ रहे थे, और सरकार की नीतियों से, और वो महिलाओं को जो पैसा गया उससे, और तमाम चीजों से। उसमें एक बात भाई रह गई थी अतुल जी, कि तेजस्वी यादव दरअसल फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के साथ कर रहे थे, कांग्रेस सीपीएम के साथ कर रही थी, सीपीएम आरजेडी के साथ कर रही थी। तो ये जो गठबंधन के भीतर आपस में एक दूसरे से वो लड़ाई हो रही थी, उसका असर जमीन पर ऐसा नहीं कि उन्हें 10-12 सीटों पर हुआ है। चुनाव में कई चीजें महत्वपूर्ण होती है, उसमें समय महत्वपूर्ण सिरा होता है, चुनाव की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है, मोमेंटम कैसा चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जिस वक्त में ये सब कुछ घटा, उस घटने का असर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सेहत पर सीधा सीधा हुआ है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक बड़ा कारण है कि तेजस्वी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार की योजना, महिलाओं के खाते में पैसा जाना, जीविका दीदियों की भूमिका, बड़े फैक्टर है। और जैसा आप भी कह रहे हैं, उसके साथ साथ प्रवीण जी भी कह रहे थे, अगर महागठबंधन के अंदर की फ्रेंडली फाइट को हम देखें तो शायद वो भी एक बड़ा मेजर पॉइंट बन सकता है कि आंकड़ों में कम ज्यादा पर उस पर भी आगे आकलन होगा, चर्चा होगा। अमनप्रीत जी, जो बात आप कह रही थी कमोबेश वही बात अमिताभ जी भी कह रहे हैं। लेकिन अनीता चौधरी, अब यहां पर सवाल यह है कि एनडीए के लिए एक बड़ा और बहुमत वाला आंकड़ा अगर सारे एग्जिट पोल दे रहे और विपक्ष बहुत मजबूती से उसे खारिज करते हुए कह रहा है कि हो सकता है कोई फेरबदल इसमें करा दिया जाए, ये शंका उनकी क्या वाकई वाजिब शंका है, या उस बीच में जो आंकड़ों को लेकर जैसा खुद कहा यहां पर अमिताभ जी ने कि बहुत कट टू कट फाइट थी, हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफा कोई बयार थी, लहर थी किसी एक पक्ष के लिए, किसी एक नेता के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बयार थी, लहर थी, लेकिन जनता के पास एक तरफा चुनने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। आप देखेंगे कि अगर जनता अगर तेजस्वी की तरफ झुकाव देती भी है बिहार की जनता, तो वो याद करे, वो सोचेगी कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा नफा नुकसान क्या है। यहाँ पे वो देखेगी कि केंद्र के साथ अगर नीतीश जी फिर आते हैं और अगर मोदी जी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने उन बत्ती गुल से लाइट वाली सड़कों को देखा है। सड़क जो गड्ढे वाले थे वो भले लालू जी हेमा मालिनी का गाल नहीं बना पाए, लेकिन चिकनी सड़क पे गाड़ी दौड़ाने का मौका नीतीश कुमार ने जरूर दिया है। जीविका बहनें जो कि जिनकी संख्या 2.5 करोड़ है, वो बहुत ज्यादा लाभान्वित हुई हैं नीतीश कुमार के उस पॉलिसी से। साथ ही अगर हम देखें तो जो टिकट बंटवारे को लेकर और एनडीए ने जिस तरह से अपने सभी सहयोगी दल को साधा, आप देखिए दलित पार्टी के लिए जाने जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखेंगे, खासकर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। बक्सर के पास बरहमपुर एक जगह है, जो ये जगह पहले जेडीयू आरजेडी को जाती थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान को दिया गया। चिराग पासवान, वहां पे दलितों की संख्या और
सवर्णों की संख्या लगभग बराबर है। चिराग पासवान ने वहां जो टिकट दिया है वो सवर्ण को दिया है, यानी कि दलित की पार्टी और सवर्ण का चेहरा वो मिलके वहां पे कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित करता है। वैसे ही आप बक्सर को देखेंगे तो बक्सर में पहली बार भाजपा ने एक ऐसा चेहरा उतारा। बक्सर एक पढ़ा लिखा, चाहे वहां के ब्राह्मण हो या भूमिहार हो या राजपूत हो, ये सभी जो है वो अपने बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं। ऐसे में जब भी भाजपा कोई चेहरा देती थी, पिछले कुछ समय से हम देखें तो ऐसे चेहरों को देती थी जहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होता था या फिर कोई बाहरी आदमी आके बक्सर से चुनाव लड़ रहा होता था। लेकिन इस बार बक्सर का वो पढ़ा लिखा बेटा जो कि बक्सर का निवासी था, जिसने पूरे भारत में अपने प्रशासनिक सेवा को देते हुए धूम मचाई थी और बीजेपी ज्वाइन करके उसने लड़ाई लड़ी है, तो वो सीट भी बीजेपी की निकलती। तो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये चक्रव्यूह है, ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और एक साथ एक कदम से कदम मिलाकर, मतलब बहुत सारी पार्टियां थी लेकिन मैनी इन बॉडी वन इन माइंड, ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ जो एनडीए है वो आगे बढ़ रही थी। कट टू कट की लड़ाई मैं इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जनता के पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन इसलिए भी नहीं था, मैं मैडम से बहुत सहमत हूँ कि तेजस्वी अकेले पड़ गए थे। राहुल गांधी को जब लगा कि ये चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आने वाला है, उन्होंने तेजस्वी के कंधे पे अपनी बंदूक रख दी और तेजस्वी का तेज चलेगा करते हुए मैनिफेस्टो निकाल दिया और खुद जाके मछली पकड़ना शुरू कर दिए। तो लेकिन फिर भी अगर आरजेडी के लिए कहा जाए, हो सकता है कि आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन कहा जा रहा है कि अकेले दम पर भी आरजेडी एक ठीक ठाक फिगर में है। अब कितना बड़ा फिगर होगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जरूर आएगी, क्योंकि कुछ यादव और मुस्लिम जो समीकरण है, कॉम्बिनेशन जो समीकरण वाला उनका है वो हमेशा से बना हुआ है। बहरहाल हमेशा उनके संजय जी बात अनीता जी कह रही है कि आप सहमत हो पा रहे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़ों से क्या आपको भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा इत्तेफाक रख सकते हैं या बिल्कुल कट टू कट अलग आप लोग की लाइन है? क्योंकि यहाँ पर जो बयान दिए जा रहे हैं उन बयानों में दो चीजें हैं, एक तरफ कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ बहुत सारी आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं। हम सिर्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात करें स्ट्रेटजी वाइज, जहां एक तरफ पार्टी ऐसी जहां पर एक ऐसा चेहरा था जिस पर सवाल उठ सकते हैं कि उनको चेहरा बनाया नहीं गया था, बाद में बना दिया गया। नीतीश जी, आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं जदयू बड़ी पार्टी बनकर उभर रही। दूसरी तरफ उनके यहाँ स्ट्रेटजी भी है, बीजेपी का अपना बूथ मैनेजमेंट से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं और उनकी लड़ाई महागठबंधन में, वहां पर अगर कट टू कट फाइट में आ गए दोनों ही महागठबंधन, तो फिर कोई तो सिनेरियो होगा इसके पीछे। संजय जी, सवाल किससे है? मुझसे? संजय वर्मा जी आपसे ही सवाल है। जी जरा सवाल दोहराएंगे। सर सवाल सिर्फ यही है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उससे आप लोग क्या, आप व्यक्तिगत तौर पर उसको मानते हैं कि हाँ कमोबेश वैसा ही होगा, या जहां महागठबंधन दावा कर रहा कि बिल्कुल उलट होगा, और उलट होने के पीछे उनकी शंकाएं भी हैं, तो या तो शंका वाजिब होगी या फिर उस आंकड़े को मान नहीं पा रहे हैं? देखिए एग्जिट पोल दरअसल हाल के दिनों में जितनी अविश्वसनीय रही है उस पर अब भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब केंद्र में चुनाव हो रहा था तो ये लोग 400 पार कर रहे थे, क्या हुआ आपने देखा? बिहार के अंदर 2015 में भी एग्जिट पोल हुआ था और ये लोग भाजपा की सरकार बना रहे थे, उस एग्जिट पोल का भी असर आपने देखा। और 2020 में आरजेडी की सरकार बना रहे थे तो वो भी आपने असर देखा। अब एग्जिट पोल का क्या आधार है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि प्रथम चरण का चुनाव तो 6 तारीख को हुआ जी, तो चलिए उसका एग्जिट पोल आप निकाल लिए, और द्वितीय चरण का जब चुनाव हो रहा है और लोग लगे हुए हैं कतार में और उस बीच आप एग्जिट पोल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको इतना बहुमत आ रहा है, इनको इतनी सीटें आ रही है, ये तो हमारे समझ से बाहर की चीज है। जो वोटिंग अभी चल ही रहा है और उसके बारे में आपने अनुमान लगा दिया सीटों की अंक जैसे परीक्षा में मार्कशीट भरा जाता है, अंग्रेजी में इतना, हिंदी में इतना, तो इस तरह से
तो मैं समझता हूं ये जो एग्जिट पोल है बिहार के संदर्भ में, वो एग्जिट पोल से मैं सहमत नहीं हूं। तो किस बात से सहमत है? कोई आपका आकलन हो वो बता दीजिए। यानी जहां तक एग्जिट पोल का जो अनुमान है, अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने अमित शाह को लगाया। अरे भैया, भाजपा ने पूरी दुनिया की पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री डेरा डाले रहे, गृह मंत्री डेरा डाले रहे, उनके सारे केंद्रीय मंत्री डेरा डाले रहे, और भाजपा शासित राज्यों के पूरे मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अकेले आपका सामना तेजस्वी यादव से हो रहा है, और एक तेजस्वी यादव का सामना करने के लिए आप इतने बहुतायत संख्या में, देश का गृह मंत्री 15-15 दिन तक बिहार में बैठा हो, इसमें दिल्ली में जो है आपका बम का धमाका हो जाता है। आप देश और दुनिया को छोड़ करके आप बिहार के चुनाव जीतने अच्छा, एक बात बताइए संजय जी, मेरा सवाल देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ठीक लगती हैं। जल्दी से मेरा सवाल उसको सुन लीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक बड़ी खबर के पास जाऊंगा, फिर प्रवीण जी आपके पास में आ रहा हूं। मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि जिस वक्त ये एग्जिट पोल हो रहा है, सेकंड फेज में, उस वक्त चुनाव भी हो रहा है, लोग लाइनों में लगे हैं। भाई, एग्जिट पोल करने वालों का हो सकता है कि अपना आकलन करने का यह तरीका हो, क्योंकि जब पार्टियां चुनाव से पहले ही यह दावा कर सकती है कि हम 150 से 160 जीत रहे हैं, जब विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां कह रही हैं कि हम भी ऐसे जीत रहे हैं, तो उनका भी तो आकलन करने का शायद यही आधार होगा। वो अगर दावा कर सकते हैं तो फिर एग्जिट पोल वाले क्यों नहीं कर सकते? संजय जी, चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का भड़काऊ बयान सामने आया। आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जो कि भड़काऊ बयान दे रहे हैं। काउंटिंग में धांधली हुई तो बवाल होना तय है पूरे प्रदेश के अंदर, ये बात कह रहे हैं सुनील सिंह। धांधली हुई तो नेपाल जैसा नजारा यहां पर दिखाई देगा। ये धमकाते दिखाई दिए हैं, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, बेईमानी करेंगे तो नेपाल जैसी तस्वीर यहां पर दिखेगी, इसमें कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिए। आरजेडी के एमएलसी हैं, विवादित बोल हैं उनके, और बाकायदा न सिर्फ विवादास्पद बयान दिया है बल्कि उसके साथ साथ भड़काने का काम भी किया है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी की गई, गड़बड़ी हुई, तो उसके बाद यहां पर लोग सड़कों पर उतरेंगे और नजारा नेपाल जैसा होगा, यानी जेनजी को भड़का रहे हैं। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं ना कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य। देखिए, एक तरफ जीत का दावा भी है, दूसरी तरफ धमकी भी है, और धमकी के बीच में जब क्या कहते हैं कि पूरी जनता सड़क पर आएगी, तो पूरी जनता में तो भाई दूसरे दल के लोग भी होंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि पूरी जनता उन्हीं की पार्टी से होगी। लेकिन आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह, वो भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण जी, आपने सुन लिया सभी मेहमानों को। जो बात संजय जी कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हम एग्जिट पोल के अगर नतीजों की बात करें तो उस पर अब शक ज्यादा बढ़ गया है, या फिर उसे लोग खारिज कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जब सेकंड फेज का चुनाव चल रहा, उसी बीच में, उसी समय कतार में जब लोग लगे हैं, तभी एग्जिट पोल आ जाता है, तो हम कैसे विश्वास करें। मैंने उनसे सवाल किया कि जब पार्टियां आकलन कर सकती हैं कि हमारी जीत होने वाली है इतने सीटों पर, तो एग्जिट पोल वाले भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन विश्वसनीयता पर सवाल है। ये नहीं लगता आपको खुद महसूस नहीं हो रहा है, या आप तर्क रखेंगे कि हाँ, आपने जो आंकड़ा दिया उसके पीछे मेजर पॉइंट 5 ये हैं, ये आधार है उसके? देखिए, एग्जिट पोल पे सवाल उठाना कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, हर बार होता है। जब जिस पार्टी को जीत मिल जाती है वो शांत हो जाती है कि नहीं एग्जिट पोल सही है, और जिस पार्टी को हार मिलती है वो एग्जिट पोल पे सवाल उठाता है। देखिए, हमारा काम है एग्जिट करना, ओपिनियन पोल देना, हमारा एक प्रोसेस है, पूरा मेथोडोलॉजी है, उसके अनुसार काम करते हैं। एग्जिट पोल कैसे करना है, क्या करना है, वो सब एक रूल रेगुलेशन के तहत है। ऐसा नहीं कि हवा में उठे और
एक अनुमान दे दिया और बस आज बैठे और कल अनुमान दे दिया। इसके लिए मेहनत की जाती है, फील्ड में बच्चे जाते हैं, हम लोग कैटी से भी जाते हैं, उसके बाद सारा कुछ होता है। देखिए हम अभी नहीं दावा करते कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है, हम एक अनुमान देते हैं। जो करार में लोग खड़े हैं उसका आकलन कैसे कर लेते हैं चलते चुनाव के बीच में? देखिए उनसे जो वोट दे लेते हैं उनसे हम बात करते हैं। और एक चीज बताइए, जब चावल बनता है तो पूरा चावल थोड़ी निकाल के हम देखते हैं, उसमें से एक चावल, दो चावल या 10 चावल निकाल के देख लेते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। तो उसी तरह एग्जिट पोल चावल, देखिए चावल का मामला नहीं है। देखिए एक चीज बता दे कि जो बिहार की स्थिति, अभी जो आप सुनील सिंह एमएलसी का भाषण सुने, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही डर है आरजेडी को लेकर, इसी तरह का डर भले ही आपके जो कार्यकर्ता है इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, वो फिर वो डर जंगल राज का आ जाता है और फिर आदमी बैकफुट पे चला जाता है कि इनको वोट दे या ना दे, ये मामला आ जाता है। बात कर रहे हैं बिल्कुल पूर्वाग्रह, आपको आरजेडी कहां से दिखने लगा बीच में? आपने जो सवाल किया था, और आपके बीच में इतनी भाजपा के लिए काम करते हैं। भाई वो सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, एनडीए के लिए काम करते हैं, सीधा आरोप है। देखिए चुनाव की तुलना आप चावल से कर रहे हैं। अरे आप वो क्या ऐसा है कि देखिए किसी के आरोप लगाने को हम मुंह बंद नहीं कर सकते हैं और वो चीज चलता रहता है। कोई पहली बार आरोप नहीं लगा है, ये तो कई तरह के आरोप लगते रहे। एग्जिट पोल जितने भी एजेंसियां हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, 17-18 एजेंसियों ने दिखाया कि एनडीए को बढ़त है। प्रवीण जी अपनी बात कंप्लीट करिए। संजय जी आ रहा हूं भाई, समझ गया आपको आपत्ति है इस बात पर, लेकिन उनकी बात पूरी होने दे रहा। हाँ ठीक है प्रवीण जी। जी कह रहे हैं कि जो हमारा मेथोडोलॉजी और जैसे काम करते हैं ये पहली बार नहीं है। हमने नहीं तो आपसे मैंने पूछा था, इसीलिए मैंने पॉइंट वार ये बात पूछी थी। अब मैंने पूछा कि आप लोगों का जो, या खासतौर से मेट्राइज का जो अपना आंकड़ा है, उसके पीछे के 4-5 आधार क्या हैं, जिसमें से एक आपने जंगल राज का। क्या आपको लगता है कि हाँ जंगल राज वाला मुद्दा था जो कि एनडीए के फेवर में गया, उन्होंने उसे मुद्दा बना दिया था महागठबंधन के खिलाफ, उसके अलावा क्या है? हाँ देखिए वो चीज है, महिलाओं को जो मिला है, स्कीम मिला है वो है, दूसरा है सुशासन, विकास, ये सब ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं। और आपको बता दें कि हम भी बिहार से हैं और जिस जगह से हैं वहां 90 और 2005 तक की स्थिति ऐसी थी कि हम गांव नहीं जा सकते थे, सड़क इतनी खराब थी, हम 6 बजे बाहर नहीं निकलते थे, उसके चलते हमें पलायन करके यहां आना पड़ा। मतलब मोटा सुशासन को लेकर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं भी एड ऑन हो जाएंगी, उसमें विकास भी हो जाएगा, आधारभूत संरचना भी हो जाएगी। सुशासन लेकिन मुख्य बिंदु है आप लोगों के इस पूरे आकलन के पीछे का आधार। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अमनप्रीत मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जदयू ने आरजेडी पर पलटवार किया है, निशाना साधा है। सुनील सिंह के बयान पर जदयू नेता राजीव रंजन ने जवाब दिया है कि जंगल राज वालों से आप और क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद कर सकते हो। इनकी हार पक्की है और हार पक्की देखकर अभी से कोहराम मचना शुरू हो गया है। आरजेडी के लोग जनता का भी अपमान कर रहे हैं, यानी वार पलटवार अभी भी जारी है। एक तरफ सरकार बनाने का दावा दोनों तरफ से है, लेकिन दूसरी तरफ शंकाएं भी हैं और कहीं ना कहीं धमकियां भी हैं और उस पर पलटवार भी है। अब ये हार चुके हैं और आज सुनील सिंह का बयान हो या आरजेडी के कुछ और नेताओं ने भी अनाप शनाप बयान दिया है। दरअसल जंगल राज वालों से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? इन्होंने लखीसराय में भी अपनी बानगी दिखा दी है। जहां भी हार इनकी पक्की दिखती है, कोहराम मचाना ये शुरू करते हैं और इस बार तो एक बहुत ही बड़ी हार होने वाली है। हार का ठिकरा अब एक तरह से चुनाव आयोग पर तो ये थोपेंगे ही, ये जनता को भी अब ये जलील कर रहे हैं। अब ये हार चुके हैं और आज सुनील सिंह का बयान हो या आरजेडी के कुछ और नेताओं ने भी। आपने सुन लिया। देखिए वार पलटवार अभी भी है, एक दूसरे को धमका भी रहे हैं, जनता को आधार भी बना रहे हैं। जब अगर कोई ये कहे, एमएलसी या कोई जनप्रतिनिधि ये कहे कि भाई अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो जनता सड़क पर आ जाएगी। अब जनता तो मुझे लगता है दूसरी पार्टी वाले भी जनता ही हैं, उनके समर्थक भी जनता ही है। इन सबसे इतर जो प्रवीण जी कह रहे हैं कि उन लोगों का अपना एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, वो मान रहे हैं कि हाँ अभी भी आप इसे खारिज कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्ट पोल का आकलन आप करें
तो वहां पर आपको क्या लगता है कि वो 5 कौन से बिंदु ऐसे हैं या 2-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पर महागठबंधन वाले भरोसा करा पाए हैं? क्योंकि ये जो आंकड़ा है, यही आंकड़ा महागठबंधन भी क्लेम कर रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे वाले आंकड़े जो थे उनको एग्जैक्ट पोल में, एग्जिट पोल में दिखा दिया गया एनडीए वाला कहकर। आप मेरे सवाल कर रहे हैं? अमन जी, अमनप्रीत जी। जी देखिए, परवीन जी तो भली बात जानते होंगे, ये जो एग्जिट पोल है ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा सर्वे करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, करोड़ों का खर्चा है। पर पर्सन अगर देखा जाए तो पर पर्सन 200 रुपए का खर्चा आ जाता है। परवीन जी को पूछिए कि करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये जो सर्वे करवाते हैं, तो लोग उस पर अगर भरोसा नहीं करते तो मुझे लग रहा है कि उनको जरूर बुरा लगता होगा। पर क्योंकि 17-18 कंपनीज ने ये जो एग्जिट पोल करा है और सबका रिजल्ट वो एक ही दिखा रहे हैं कि एनडीए की आंधी आई हुई है। और जो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, जिन पत्रकारों ने वहां जाके लोगों के व्यूज लिए हैं, उनको अच्छे से पता है कि कुछ ऐसी आंधी आई हुई नहीं थी, ना तो एनडीए की ना नीतीश कुमार की। प्लस ये भी चीज है कि एनडीए में या फिर नीतीश कुमार को लेके ऐसा भी नहीं था कि लोग इस चीज की आंधी आई हुई थी कि लोग जो हैं वो एंटी इनकन्वेंसी कह लो, या फिर नीतीश कुमार की बहुत सारी, जैसे आपने हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह बताई हैं, उनका पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा उनका मिसबिहेव जो देखा गया है, कुछ ऐसी आंधी भी नहीं थी कि लोग उनको हटाना चाहती हैं। लोगों का प्यार नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छे से दिख रहा था। और जो महिलाएं हैं वो तो क्योंकि पहले से ही उनकी काललाइन जब से शराबबंदी हुई थी, उनको लगता था कि शराबबंदी के कारण उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनकी फैमिली की वो प्रभावित हुई है, क्योंकि लोग शराब नहीं पियेंगे, पैसा बचेगा, निसंदेह वो फैमिली में ही यूज किया जाएगा। पर अगर महागठबंधन की आप ये बात बोलो कि किस चीज को लेके वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो एग्जिट पोल एनडीए की आंधी दिखा रहे हैं, लोग झुठला क्यों रहे हैं? नहीं, लोग तो ऐसा किसी की क्यों आंधी कह रहे थी? हैं कि अगर आप कह रही हैं कि जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है वो आंधी एनडीए के लिए झूठी बात है, तो किसी और की आंधी रही होगी या नहीं रही आंधी? देखिए, ऐसी पर्टिकुलर आंधी तो किसी के लिए भी नहीं रही। जैसे जनसुराज सोशल मीडिया में दिख रहा था, प्रशांत किशोर नजर आए ये बताते हुए कि लोग बेंगलोर से, लोग फॉरेन से आए हैं, स्पेशल वोट देने के लिए, स्पेशल जो बदलाव वो करना चाहते हैं पीके बिहार को लेके, उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। आंधी तो उस चीज की भी नजर नहीं आई। तो यही है कि लोग जो है, पहली बार एक ऐसा हुआ कि एसआईआर के बाद ये पहला बिहार इलेक्शन जो विधानसभा का है वो हुआ है, उसके बाद तिकोना मुकाबला पहली बार हुआ है। पहले लोगों के पास 2 ही विकल्प होते थे, लालू यादव या तो नीतीश कुमार। फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिल गए और लालू यादव के साथ जैसे महागठबंधन आ गए, तो बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ अलायंस करते हुए नजर आई। पर जो चीजें लोगों को ज्यादा अपील कर पाई हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा उनका बड़ा प्रॉब्लम था कि जो प्लान की बात करें, लोग उनसे अट्रैक्ट हुए हैं। जो यहाँ आप कह रही है त्रिकोणी मुकाबला है, वाकई क्या त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है? आपको लगता है कि यहाँ त्रिकोणी मुकाबला? जी अभी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। पहले त्रिकोणी मुकाबला था, जैसे जनसुराज आई थी, उसको देख के लगता था, जो उसकी हवा बनी हुई थी उसको देख के लगता था। पर अभी जो मुकाबला आ गया है उसमें तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है अनीता जी जो बात अमनप्रीत जी कह रही है, वो कह रही है आंधी किसी की नहीं थी। तो फिर जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई उस पर बड़े दावे हो रहे थे, दोनों तरफ से हो रहे थे। एक तरफ कहा गया कि बम्पर वोटिंग सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, एक तरफ कहा गया सरकार को बदलने के लिए। तो वो आंधी थी या नहीं थी? फिर सेकंड फेज आते आते आप देखिए कि और बम्पर वोटिंग, तो आंधी भी किसी की नहीं थी, लहर किसी और की भी नहीं चल रही थी, किसी व्यक्तिगत नेता, किसी पार्टी की। तो फिर आखिर चल क्या रहा था? अब उसमें बात आ जाती है कि ये यहां पर कोई हंग असेंबली होती दिखाई नहीं दे रही, कोई थर्ड फ्रंट यहां पर खुलता दिख नहीं रहा है। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, और उसमें फिर ये आप ही लोगों का आकलन है कि जदयू एनडीए में बड़ी पार्टी बन रही है, तो इसके पीछे के कोई रीजन होंगे। वहां पर तेजस्वी लड़ भी रहे थे एनडीए से और अंदरूनी लड़ाई उनकी महागठबंधन में भी थी। तो क्या इसकी वजह से उनका डाटा कुछ कम हो गया, आंकड़े कुछ कम हो रहे हैं, ये मान ले? बहुत सारी चीजें हैं। तेजस्वी के अपने पिताजी के जो पिछले इतिहास है वो उन पे प्रभावी रहा, उनका पारिवारिक कलह जो है वो उन पे प्रभावी रहा। और उसके बाद जो हम देखें कि जिस तरह के बयानबाजी आरजेडी के और कांग्रेस के मंचों से हो रहे थे, वो जनता में एक बार फिर दहशत फैला रहा था कि हम इनको अगर लेकर आएंगे
तो फिर वही जंगल राज के कारनामे हमको देखने को मिलेंगे, हमारी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। तो वो कभी भी उनको चुनने के लिए राजी नहीं थे। मैं यहाँ पे तीन बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात की यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंधी नहीं थी। मैं 3 एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ पे बम्पर वोटिंग हुई। आप कटिहार की बात देखिए, सीमांचल दोनों तरफों से जिताने की भरसक कोशिश हुई है, जहाँ पे माई समीकरण ने खुलकर वोट किया कि हमारा नेता चुना जाए। वहीं पे इस बार जो है प्रो इनकम्बेंसी को देखते हुए जितने भी हिंदू कह लें या सनातन कह लें या जो भी कह लें, उसको प्रो नीतीश कह लें, प्रो एनडीए कह लें, वो भी खुलकर सामने आए और वोट दिए। इसका पहला एग्जाम्पल कटिहार है। कटिहार में 41% से लेकर अब तक जो है वो 49% तक की वोटिंग हुई थी। इस बार 72% वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि हर बार वहां पे एक मुसलमान नेता चुना जाता है और सेकंड नंबर पे हर बार स्वीटी सिंह नाम की एक महिला है जो आती है, जो बीजेपी की उम्मीदवार रहती हैं। कुछ 1-2% का फासला रहता है। मुझे नहीं पता कि इस बार किसकी जीत होने वाली है, लेकिन ये बात तय है कि सभी ने, जनता ने अपनी नेता को चुनने के लिए कि मेरा नेता आए और इतिहास बदला जाए, हर एक सीट पे वो कोशिश हुई है। इसीलिए बम्पर वोटिंग हुई है। आप देखें कि कोई कितना भी कह ले, लेकिन मैं जब वहां पे बहुत ज्यादा नहीं गई, 3-4 दिन में रही और पटना और अर्बन एरिया के अलावा आसपास के जितने क्षेत्र थे उसमें घूमी, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों का नीतीश कुमार की तरफ लगाव बहुत जबरदस्त है। नीतीश कुमार को वो फेल माने या ना, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कभी हाँ कभी ना होता रहा, लेकिन वो उनको फेल नहीं मानते हैं। उनको एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार में देखा जाता है। वैसे ही जब कॉम्बिनेशन में मोदी जी आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरा राज्य, मेरा देश सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर का बहुत प्रचंड आप कहेंगे प्रभाव रहा है इस इलेक्शन पे। सबकी जुबान पे रहा है कि वाह, पाकिस्तानियों के तो छक्के छुड़ा दिए हमने। तो ये हमने जो आता है ना, जब हमने यानी नेशनल इशू, नेशनल जो एजेंडे थे वो भी वहां पर बड़े कारगर रहे आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। नक्सली एजेंडा जो है, फिर आप कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति ने ये चुनाव इस वजह से किया कि हमारा नेता, तो हमारा नेता क्या ये सेंट्रल लेवल का था, स्टेट लेवल में जो बड़े चेहरे थे वो थे, या सीट वाइज चेहरे थे? सीट वाइज देखिए, वो आप बम्पर वोटिंग कहाँ देख रहे हैं? कटिहार में देख रहे हैं, पूर्णिया में देख रहे हैं, अररिया में देख रहे हैं। ये कौन? सीमांचल का वो जगह है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है, और इन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुसलमान तो पहले भी वोट देके अपने नेता को चुन रहे थे, लेकिन इस बार वहां के हिंदू भी बेखौफ होकर निकले हैं और उन्होंने वोटिंग की है। ये कहने में हम लोगों को गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, इसका मैं जवाब देता हूँ। अमिताभ भूषण जी जो बात कह रही है यहाँ पर अनीता जी, क्या उससे थोड़ा आप सहमत हो पा रहे हैं? फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। यहाँ पर ये फैक्टर बहुत प्रभावी हो जाते हैं, चाहे नेशनल एजेंडा हो, नेशनल इशू हो, स्टेट लेवल के हो, उनके नेता हो, और फिर लोकल एक व्यक्तिगत जो कैंडिडेट की अपनी छवि होती है, वो भी महत्वपूर्ण रहे हैं। निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव जो है, इसमें स्थानीयता का पुट ज्यादा होता है। राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी होते हैं, लेकिन हमने हमेशा ये महसूस किया है कि राज्य के मुद्दे, स्थानीय विधानसभा के भीतर के मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। इस चुनाव में भी उस चीज का, कैंडिडेचर का आप देखेंगे तो बहुत सारी सीटों पर जो मैंने आपसे कहा कि ये मुकाबला बहुत करीब कर रहा है। मैं ये अभी भी नहीं मानता हूँ कि मुकाबला एक तरफा था। उसके पीछे की वजह ये है कि सीमांचल में से आप मिथिलांचल में सहरसा की तरफ, कोसी के इलाके की सहरसा सीट पर चले जाइए, वहां जनसुराज के कैंडिडेट को क्या मत मिला है, किशोर कुमार मुन्ना को, वो देखना पड़ेगा उस सीट के भीतर। आप तस्लीमुद्दीन के बेटे के सामने देखिए कि कितना मत वहां मिल रहा है। आप मिथिला में चले आइए, जाले विधानसभा की सीट में आरजेडी और कांग्रेस के भीतर मतों का डिवीजन किस तरीके से हुआ है। आप मांझी, मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए, मढ़ौरा, बनियापुर, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं अलग अलग जोन में जहां आप ये देखेंगे कि जनसुराज का, इंडिपेंडेंट का, कोचाधामन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, इन सब का भी अपना अपना एक असर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप तीसरे जो कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति का ठीक से आकलन नहीं करेंगे, तब तक सटीकता नहीं हो सकती। उसका भी एक आकलन करना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये चुनाव, इसमें स्थानीयता ज्यादा हावी रहा है। कई जगह कैंडिडेचर के तौर पर
किसी पार्टी को बढ़त मिली है, और जन सुराज में तो आप देखेंगे कैंडिडेचर की वजह से उनके मत प्रतिशत में जो भी मत प्रतिशत हासिल हो रहा है उसमें बड़ी भूमिका उनके बहुत सारे कैंडिडेटों की है। जैसे वाईवी गिरी चुनाव लड़ रहे हैं, किशोर कुमार मुन्ना चुनाव लड़ रहे हैं, सुधीर शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों की उपस्थिति कितनी रही है वो देखना बहुत दिलचस्प है। और उसकी वजह से तो कहने का मतलब कि अगर स्थानीयता का मसला नहीं होता तो जो ये कैंडिडेट हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कई जगह है, बीएसपी का कैंडिडेट है, तो उसको मत वो नहीं हासिल होता। तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा के वोटर हैं वो ये देखते हैं, इसको ध्यान में रख करके वो अपने मत का उपयोग करते हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र हो रहा था, अभी वर्मा साहब कह रहे थे, एग्जिट पोल पर तमाम सवाल हो रहे थे कि भाई जब लोग लाइन में लगे थे तो आपने कैसे आकलन कर लिया। ये बड़ा सामान्य सा मसला है कि जब कोई व्यक्ति वोट गिराने जाता है तो ऐसा नहीं है कि लाइन में लगने के बाद तय करता है कि वोट किसको देना है। मन स्थिति पहले से तैयार होती है ना कि वोट कहाँ देना है। और ये भी तय नहीं है कि 100% लोगों का, जब सैंपल की बात है, नमूना सर्वेक्षण हो रहा है, तो जाहिर है कि 100% वोटर का तो नमूना लिया नहीं जाएगा। निश्चित मात्रा में ही, निश्चित संख्या में ही नमूना कलेक्ट किया जाएगा। हाँ, उसमें यह ध्यान रखा जाएगा जाति का, समाज का, तबका का, उसके आधार पर भूगोल का, क्षेत्रफल का, उसके हिसाब से वो नमूना होगा। तो ये कहीं से ये तर्क नहीं है कि लोग लाइन में लगे हैं तो आपने कैसे नहीं, तर्क नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस तो हो सकते हैं अमिताभ जी। मान लीजिए कोई गया वोट करने के लिए, कतार में लगते लगते उसका मूड बदल गया, ऐसा होता है क्या? आमतौर पर कुछ तो होता होगा, कई तो ऐसे केस होंगे ही, धप्पा करने वाला अंदाज। नहीं तो इस बात से ये माना जाए कि एग्जिट पोल के नतीजे आए 7 बजे, तो इसका मतलब कि 5 से 6 के बीच में ही महागठबंधन के सारे मतदाता लाइन में लगे थे। अगर 5 बजे के पहले उन्होंने नमूना किया और नमूना इनके विपरीत है तो इसका मतलब 6 से 7 में इनके लोग लग गए थे लाइन में, या 5 से 6 में, वही निर्धारित कर देता पूरा चुनाव। तो ये उस तरीके की बात है। देखिए, अब ये बात बड़ी इस तरीके की बात है कि धूल चेहरे पर जमी थी, वो आईना साफ करते रहे। सवाल ये है कि महागठबंधन के भीतर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार का बजट 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ का, घोषणा 30 लाख करोड़ से ऊपर का। बिहार के लोग गणित मुंह जोड़ लेते हैं भाई साहब। बिहार के लोगों की ये बड़ी अच्छी आदत है, अंग्रेजी भले जानते ना हो लेकिन गणित के मामले में उनका जोड़ा नहीं है। तो आप 3.25 लाख करोड़ के बजट वाले राज्य में 30 लाख करोड़ से अधिक की घोषणा कर दें और जनता ये आपकी बात मान ले, ये कुछ जमती नहीं है। तो अब ये तो मुझे लगता है कि कुछ ही घंटे रह गए अमिताभ भाई, कुछ ही घंटे रह गए, पता चल जाएगा किसकी गणित मजबूत थी, किसने अंग्रेजी में दिमाग लगाया, वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन संजय जी आपके तर्क को खारिज कर रहे हैं। अमिताभ जी का ये कहना है कि भाई लाइन में लगने के बाद बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि नहीं अब मुझे अपना वोट बदल देना है, किसको देने आया था उसको नहीं दूंगा। अब न देने के पीछे भी तो कोई रीजन होगा। कौन सा थर्मामीटर से आप मन स्थिति का आकलन करते हैं, जरा मुझको समझाइए तो। कौन सा थर्मामीटर ऐसा है या कौन सा ऐसा बैरोमीटर है जिससे आप मन स्थिति जो है तो पकड़, वो वाला पैरामीटर आप समझा दीजिए ना जो पहले से तय करके गया और फिर बदल दिया। लगने लगा कि महागठबंधन के लोग लाइन में लगे, ये कौन सा तर्क दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं? मन स्थिति आप पढ़ लेते हैं क्या? कोई वोट देने जा रहा है उसका थर्मामीटर से आप नाप लेते हैं क्या? वो लाइन में लगा हुआ है तो आपको पता चल जाता है जो वोट कहीं देने जा रहा है। और फिर महागठबंधन बीच में आ गया। अब बिहार के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं और बिहार के लोग मैथ नहीं जानते हैं। ये बिहार का अपमान कर रहे हैं क्या? बताइए भाई अमिताभ जी, अब देखिए अपमान पर आ गया मामला। लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। आप वापस लीजिए अपनी बात को। ऐसे कह दिया आपने बिहार के लोग। अमिताभ जी भाई वापस लीजिए अपनी बात को। आप वो देखिए अपमान पर ले आए। वो कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं और आकलन कैसे कर सकते हैं कि मनोस्थिति उनकी क्या होगी जो कतार में लगा है। वर्मा जी आपकी हिंदी कमजोर है, आपकी हिंदी कमजोर है भाई साहब। अंग्रेजी छोड़ दीजिए, आपकी हिंदी कमजोर है। मैंने ये कहा बिहार में लोगों की अंग्रेजी कमजोर हो सकती है पर गणित बहुत ठीक है। मैंने ये कहा आप मेरी बात को गलत तरीके से बता रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी हिंदी खराब है। आप हिंदी ठीक से समझिए, हिंदी भी आप सुन नहीं रहे हैं, कुछ का कुछ कुतर कर रहे हैं। आपको पता है एग्जिट पोल कैसे होता है, नमूना कैसे, आप बताओ नमूना कैसे लिया जाता है? आप मुझे बता दो वर्मा जी, नमूना कैसे लिया जाता है बताइए जरा। नमूना कैसे लिया जाता है? जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं। ये कोई मना स्थिति निकालने की बात नहीं है। लोगों से सवाल पूछा जाता है, सवाल मैं बता रहा हूँ, तो लीजिए, सुन लीजिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। आप सुनिए, मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ इसको कैसे आप समझते हैं बताइए?
हाँ मैं बता किसको रहा हूँ एक मिनट मैं किसको अमिताभ जी वोट दूंगा, इसको आप कैसे पढ़ते हैं बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका एक तरीका है। एक सवालों की सूची तैयार की जाती है, उसमें यह पूछा जाता है कि आपको राज्य सरकार का कार्यकाल कैसा लगा, केंद्र सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है, विधायक का कार्यकाल कैसा लगता है। सुनिए मैं समझ गया लंबा करने के लिए एक लाइन मुझको बोलने दीजिए, मैं समझ गया। एक बात बताइए, जब ज्यादा जो डोमिनेंसी इलाका है और वहां कोई दलित वोट डालने गया है, उससे आप पूछेंगे कि किसको वोट दिया, तो वो अपना मंतव्य, सही मंतव्य बता पाएगा कि किसको वोट दिया, क्योंकि उसको डर है सवाल ही नहीं लाइन में हम लगे। सच्चाई समझिए, बिहार की सच्चाई को समझिए। अगर वो बिहारों के इलाके में कोई दलित वोट डाल रहा है, वो ठीक है, एनडीए को दे रहा है या महागठबंधन को दे रहा है, लेकिन जब आप पूछेंगे तो वहां से कहीं सही आकलन नहीं आ सकता है। नहीं तो ये नहीं पूछा जाता है वर्मा जी, वोट किसको दिया ये पूछा ही नहीं जाता है। वोट कहीं देगा और आपको कुछ और बताएगा, वोट कहीं और देगा कुछ और बताएगा, और आप उसी तरीके हैं। सुनिए उसके भी तरीके हैं भाई साहब, उसका भी तरीका है। फॉर्म 16 पिछले चुनाव का आप डाउनलोड कर लीजिए चुनाव आयोग से। फॉर्म 16 में बूथ का डिटेल होता है, बूथ में जो नाम लिखे हुए हैं उसमें सरनेम भी लिखा हुआ है। आपको पता लग जाएगा कि पिछले चुनाव में इस बूथ पर क्या रहा था, मत का प्रतिशत किसके पक्ष में गया था। उसके कई पैरामीटर्स हैं जिससे आप निकालते हैं कि ये वोटर कहाँ गया होगा। इसीलिए ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जिट पोल है, ये सटीकता के करीब होता है। आप लोग तो सर्वे को भगवान बना के अच्छा एक सेकंड संजय जी हम लोग कोई सर्वे को भगवान मान के चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक डेटा है, प्रवीण भाई भी उसमें उनकी एजेंसी भी है, हम उस पर एक चर्चा कर रहे हैं, एक आकलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसे कोई भगवान मान दिया। अच्छा मेरा एक सवाल संजय जी, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में प्रवीण जी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि अभी उन्होंने कहा कि बिहार के लोग, अंग्रेजी तो आपने कहा अपमान है, और आप कह रहे हैं कि बिहार का दलित अभी भी डरा हुआ है, मतलब तो फिर कुछ बदला ही नहीं किसी की सरकार में। आप मानते हैं कि आज भी बिहार का दलित डरा हुआ है? मुंह नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये हकीकत है। ये तो फिर महागठबंधन वाला आंकड़ा कैसे सही है? फिर वहां पर भी तो जो डरा होगा वो कैसे बोल देगा? बीच में कहां से आ गया? अच्छा महागठबंधन कैसे जीत रहा है? बीच में आ गया महागठबंधन कैसे जीत रहा है? में जोड़ रहे हैं। अरे भाई अब सवाल तो सुन लीजिए संजय जी, अरे भाई वर्मा साहब सवाल तो सुन लीजिए, धारा प्रवाह मत बोलिए संजय वर्मा जी। मुद्दा नहीं मानते। अरे भाई संजय वर्मा जी सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि चलिए आप मत मानिए, आप मटराइज का आंकड़ा मत मानिए, आप किसी एग्जिट पोल को मत मानिए, एग्जैक्ट पोल थोड़े ना है। मैं ये कह रहा हूं आप खुद के आकलन कर रहे हैं कि महागठबंधन कौन सा फिगर टच कर रहा है, वो लगभग कितनी सीटें ले आ रहे हैं, और किस आधार पर आप ये आकलन कर पा रहे हैं। वो डेटा भी तो आपके पास आया होगा, और आपके मन में अगर आया है तो किस आधार पर आया है? क्योंकि दलित या डरा हुआ आदमी तो कुछ बोलता नहीं, आप ही के हिसाब से। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं, जो हालत है सच्चाई है। हम लोग भाजपा के लोग हिंदू की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है? क्या ये सच्चाई नहीं है? कौन से मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है दलितों को? कौन से मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है दलितों को? मैडम 1000 उदाहरण है। अरे एक दे दीजिए ना, 1000 उदाहरण में से एक दे दीजिए। किया गया था, उदाहरण दीजिए। सीताराम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में गए थे, उस मंदिर को होना पड़ा था। क्या फिर गलत बात का भोंपू सुना रहे क्या? मांझी जहाँ गए थे वहाँ पीढ़ी था, पीढ़ी की धुलाई अगर हो जाएगी वर्मा जी, आपके घर में भी कुलदेवी का स्थान होगा, पीढ़ी की धुलाई होती है, पीढ़ी की धुलाई होती है। आ रहा हूँ अमनप्रीत आ रहा हूँ। अतुल जी मैं दिल्ली की ही बात बता देती हूँ आपको, एक सेकंड आप दो तो। हाँ बोलिए अमन जी बोलिए। जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको अपने बर्थडे पे पूजा करनी थी। दिल्ली के ही मंदिर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे उनको अंदर जाना अलाउड नहीं करा था, सिर्फ इसलिए कि वो दलित हैं। हम बिहार की तो बात ही छोड़ दो, बिहार तो बहुत पीछे चला गया। अमन जी इस उदाहरण से मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये बड़ा फैक्टर था बिहार चुनाव में? फैक्टर था क्या अमन जी?
वो देश की राष्ट्रपति की बात क्या है भाई? जनजातीय है, वो दलित नहीं है। अरे चाय बेचने वाला काम कर गया रे। हमारे देश की राष्ट्रपति जी दलित नहीं है, वो जनजातीय है। तो क्या है वो? वो भी है। और किस मंदिर में क्यों रोका गया ये बताइए? मंदिर में राष्ट्रपति क्या है? वो अपने जन्मदिन की पूजा नहीं करवा पाई। वो अपने जन्मदिन की अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी से प्रवीण भाई देखिए, बड़ा रोचक है ये कि आज हमारे पास कोई पॉलिटिकल मेहमान नहीं थे, कोई पॉलिटिकल मेहमान नहीं थे, उसके बावजूद राजनीति के अपने अपने आयाम है और एक आयाम यहाँ पर भी दिखाई दिया। देखिए उसमें दलित भी आ गया, अंग्रेजी भी आ गई, गणित भी आ गया, अपमान भी आ गया और मुद्दे भी आ गए। दो महिलाएं हमारे पैनलिस्ट हैं, महिलाओं पर भी हमने शायद जिक्र करना था। बहुत संक्षेप में प्रवीण भाई सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके इस पूरे आकलन में महिला बड़ा फैक्टर रहेंगी क्या? एक लाइन में जवाब दीजिएगा अगर होंगी तो, और किस तरफ होंगी? कि वो हिंदू है, हिंदू है। एक बात तो मानेंगे ना कि आज भी जाति वाला समस्या अभी तक गया नहीं है। अभी भी जाति पे ही लोग अटके हुए हैं। अरे भैया आपको ये जाति अगर नहीं गया है तो फिर प्रधानमंत्री इस देश का क्यों कहता है कि मैं तेली हूँ, मैं अति पिछड़ा हूँ? अरे भाई तो जब मुकाबला होता है तो वो भी बताते हैं मैं भी पिछड़ा हूँ, मुझे वोट दो, तो उनको भी कहना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सी गणित है और इसमें कौन सी अंग्रेजी है? प्रवीण भाई अपनी बात पूरी करें, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है बिल्कुल। कह रहे हैं जब यहाँ भी डिबेट में जाति आ गई तो विकास खत्म। अब जाति है कि जाति माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया भी, संजय वर्मा जी आपका भी और अमनप्रीत आपका भी। तो देखिए वो सारे मुद्दे अभी भी हैं। एग्जिट पोल सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था और उसमें हम लोगों को भी दोषी ठहराया जा रहा था। हम जब यहाँ पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर राजनीति से दूर आकलन करने वाले, विश्लेषण करने वाले वो भी कहते हैं कि नहीं ये मुद्दे हैं, उसमें जाति भी है, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें सरकार की योजनाएं भी हैं और इन सबके इर्द गिर्द में अपने अपने दावे हैं। कुछ घंटे बाकी हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल वाले नतीजे होंगे, एग्जैक्ट वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, तब्दील होंगे नहीं होंगे, या फिर वो आंकड़ा बिल्कुल पलट जाएगा और पलटने का फिर आधार क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।